हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान और भारत की सियासत में गद्दार खेलना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले तक हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मोदी के यार थे। अभी पता नहीं, क्योंकि वो हट गए हैं तो वो शायद यार नहीं रहे। शुगर मिल में 2 लाख रॉ के एजेंट भी थे। बिल्कुल 2 लाख रॉ के थैले थे, बल्कि एजेंट क्या सर, मतलब वो भारतीय शुगर और पता नहीं क्या क्या। तो वो जब भी कुछ और नहीं बन पड़ता सियासत में तो ठक करके वो कह देते हैं नहीं तुमने तो जी भारत से पैसे लिए। अच्छा, भारत में भी अब कुछ अरसे से मैंने देखा है कि वो हमसे तेज ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उन्होंने कहा यार छोड़ो, क्या इनफरादी तौर पर किसी को कहना है, एक पूरी जमात को ही रगड़ दो। तो उन्होंने जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है कांग्रेस को, उसने कह दिया कि जनाब आपने पाकिस्तान से साज़बाज करके जो गुजरात में इलेक्शंस हो रहे हैं साजिश, वो साजिश आप कर रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ज़ाहिर है कि इलेक्शन रैली से खिताब में आदमी बहुत कुछ कह जाता है। जो से खिताब दिल्ली में बकौल नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी सफारतकारों और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी को कांग्रेस के एक रहनुमा मनीशंकर आयर, जो यहाँ कौंसल जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने दावत दी जी। और उसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साबिक़, ओके थैंक यू, हाँ, और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति नायब सदर हामिद अंसारी ने भी शिरकत की, जिसका मकसद था गुजरात में बीजेपी को हराना। अच्छा, ये और सॉरी एक और सुन लीजिए ना। अच्छा, सुन लीजिए ना भाई, मैंने इतनी मेहनत से यार नाम सारे ओके सॉरी यार। अच्छा, बकौल मोदी साहब के ये खबर एक टीवी चैनल पे आई है, मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से, ठीक है। पाकिस्तान के एक साबिक़ फौजी अफसर ने फेसबुक पेज पे ये पोस्ट लिखी कि सोनिया गांधी का जो सियासी मुशीर है अहमद पटेल, उसको गुजरात का वज़ीर आला होना, ये भी मोदी साहब ने फरमाया। कांग्रेसी रहनुमा है तर्जुमान बल्कि आनंद शर्मा, उन्होंने कहा कि जी मोदी जो है मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी से माफ़ी मांगे। मोदी इतनी निचली सतह पे आ गए हैं कि वज़ीर आज़म का ओहदा ही बेतौकीर हो गया है, और अगर इल्ज़ामात सच हैं तो हाई कमिश्नर सोहेल महमूद जो हैं उनको तो पहली फुर्सत में इस्लामाबाद भेजना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अलग ख़त लिखा मोदी को, उन्होंने कहा कि मोदी शिकस्त से बचने के लिए झूठ बोलने में उतर आए हैं। वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म और एक साबिक़ आर्मी चीफ पे हमला करके ख़तरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी का जिक्र करना अच्छा, वो साबिक़ मिलिट्री चीफ भी थे वहाँ पर जी, मैं वही कपूर साहब जी। मनीशंकर आयर ने मोदी को कहा नीच जी। अच्छा, नीच से ये तासुर मिला कि जैसे वो निचली जात के जो लोग हैं उन पे अटैक है, तो एक रेसिस्ट कह लें या जो भी है, तो कांग्रेस ने उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी है फिलहाल। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के जो तर्जुमान है डॉक्टर फैसल, उन्होंने अपने ट्वीट में इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दाखिली सियासत में ना घसीटा जाए, इंतखाबात फ़र्जी साजिशों पे नहीं अपनी ताकत के बल पे जीतने की कोशिश की जाए। क्रिएटिव ट्वीट है मेरे ख्याल में। अच्छा साहब, इस दावत में कौन कौन था? हाँ। इस साजिश में अच्छा, ये जो नीच वाली बात है, हाँ, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसको भी लिंक किया गया है इसी मीटिंग के साथ। ठीक है, पहले ये मीटिंग हुई, फिर उसके बाद ये साजिश हुई, और उसके एकदम बाद मनीशंकर आयर ने कहा नीच है, नीच, यू नो ये क्या है। हालांकि नीच मनीशंकर आयर वैसे बड़े जबरदस्त आदमी है। अच्छा यार, भी रहे हैं, साजिशियों, पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी थे ना। साजिशियों के नाम सुन लीजिए यार आप, जिन्होंने के पाकिस्तानियों से मिलकर की। एक तो मनमोहन सिंह, हामिद अंसारी तो हो ही गए, फौज के साबिक़ सरबराह जनरल दीपक कपूर का आपने नाम ले दिया। 2 साबिक़ खारजा सेक्रेटरी यानी नटवर सिंह और सलमान खुर्शीद। अच्छा, सलमान खुर्शीद साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, तो उस लिहाज से ये पाकिस्तान में भारत के 3 साबिक़ हाई कमिश्नर भी साजिश में शरीक हैं, TR राघवन, शरद सब्रवाल और शंकर वाजपेयी। जनरल दीपक कपूर से बाज़ लोगों ने पूछा अखबारात ने कि साहब साजिश का ज़रा बताइए क्या हुई। उन्होंने कहा साहब वहाँ पाकिस्तान भारत के जो टेंशन है, मौजूदा तनाव और ताल्लुकात, उस पर तो बात हुई, अगर कोई साजिश में बात हुई है तो कम से कम मेरे सामने नहीं। बल्कि लोगों का तो कहना है कि वो वहाँ भी पर नहीं बताना चाह रहे, पर ही जिक्र नहीं वो हुआ भी नहीं बताना चाह रहे। अच्छा, मतलब सर बहुत ये तो गहरी साजिश। अब मोदी साहब एक गैर जिम्मेदार, सॉरी एक जिम्मेदार आदमी है,
वो खामखा की ऐसी हवा में नहीं उड़ाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है। नहीं सॉरी, एक चीज में बस ऐड, दो और चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी इजाफा करना होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं कहा, एक और बात भी की थी उसी जलसे में, ये कहा था कि जी मनमोहन सिंह मुंबई अटैक्स के बाद इसके पास इसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करें। बकौल मोदी साहब के एयरफोर्स आई मनमोहन सिंह के पास, कहा कि जी पूरा प्लान है। मनमोहन ने कहा ना। तो मैं जानना चाहूंगा एंड जनता जानना चाहेगी कि किसके दबाव पर भारत पाकिस्तान। अच्छा, मनमोहन सिंह ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने ये कहा कि जी जब पठानकोट पे हमला हुआ तो आपने तो आईएसआई के चीफ को बुला लिया और आप पहुंच गए पाकिस्तान। और वो हमारी इतनी सेंसिटिव किस्म की जो है ना वो एयरबेस है। हिंदू के रेजिडेंट एडिटर अमित बर्वा को बुलाया हुआ है, उनका क्या करना है? सर आपने जो करना था वो कर लिया, उसके बाद तो अमित बर्वा साहब आप हमें सुन रहे हैं? हम तो एक सेकंड भी बोले तो मतलब। अमित बर्वा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं अमित? हाउ आर यू? मैं खैरियत से। अच्छा साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदारी का सबूत तो नहीं दे सकते? कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास, आप क्या कहते हैं? ये सवाल तो आपको उनसे करना पड़ेगा, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। आप उन्होंने कहा है तो ये सवाल आपको उन्हीं से करना पड़ेगा सर। लेकिन वो हमें वो टाइम नहीं देते ना हमें, तो हमको आपसे ही सवाल कर सकते हैं। आपको पता है फिर हम पे भी इल्जाम लग जाएगा कि हम मोदी के यार हैं। आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करा दें हमारा। भारत में इसको लेके कितने सीरियस हैं लोग, वोटर वगैरह, ये तो बता दें मीडिया। अब ये कहना मुश्किल है। अभी एक दिन आज कल कैंपेन का रह गया है गुजरात के इलेक्शन के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अब आज आपको जैसे कि आप लोग कर रहे थे, आज मनमोहन सिंह साहब जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी का। जी जी। और उन्होंने अपनी बात काफी साफ तौर पे रखी है। तो मुझे लगता है कि ये अब इलेक्शन के लिए है या इसमें कोई और बात है, लेकिन जो भी है ये एक मतलब आज की जो खबर है वो जो मनमोहन सिंह साहब ने जवाब दिया है उस पर ज्यादा फोकस है मुझे लगता है मीडिया का। लेकिन साफी आपको कैसे लगता है कि इसमें कोई सब्सटेंस लगता है, या जो रेटरिक है हमारे यहाँ आपके यहाँ आपस में चलता रहता है ये उसी तरह का वो एक इलेक्शन स्टंट है, या आपको लगता है कि कहीं कोई इसमें कुछ है, कोई जरा बराबर सी भी कोई सब्सटेंस? मुझे तो कुछ नहीं लगता कि इसमें है, कि जिस तरह के लोग वहां पर थे और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लोगों का आना जाना लगा रहता है, मिलना लगा रहता है। तो मुझे तो ये एक प्राइवेट मीटिंग थी और ये प्राइवेट मीटिंग को मेरे जहन में पब्लिक में लाने की कोई जरूरत ही। ठीक है। अच्छा अमित साहब, सॉरी यार ये कोई मतलब छोटी बात तो नहीं हुई ना, लेकिन एक साबिक वजीर आजम, हाँ एक साबिक नायब सदर और साबिक आर्मी चीफ पर बेसिकली इल्जाम लगाया है मोदी जी ने गद्दारी का। तो आई मीन ये क्या अब ये मतलब न्यू नॉर्मल है या ये एक नई एस्केलेशन है आपकी नजर में? मतलब हो क्या रहा है अमित भाई? ये इलेक्शन के पहले में कई चीजें कही जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक और कड़ी है। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में इनका हेलो। जी जी अमित, मुझे ये बताइए, जैसे ज़रार भी सवाल कर रहे थे, क्या इतनी ही मुश्किल में है वहाँ बीजेपी गुजरात को लेकर के, या आपको लगता है कि क्या वहाँ प्रेडिक्शंस हो रही हैं? जी देखिए, इलेक्शन तो काफी क्लोजली कंटेस्टेड है इस बार। और स्टेक्स काफी हाई हैं, कांग्रेस के लिए भी हाई हैं, बीजेपी के लिए भी स्टेक्स हाई हैं। तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 14 तारीख को पोलिंग है और उसके बाद 18 तारीख को काउंटिंग है। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में गुजरात का फैसला हो जाएगा। तो चूंकि आपको मालूम है कि मोदी जी वहाँ के वजीर आला रहे हैं और वो उनका होम स्टेट है, तो स्टेट्स लाजमी तौर पर उनके लिए हाई हैं। और कांग्रेस की तरफ से भी काफी फाइट देखने में आई है कई सालों के बाद। और आपको मालूम है कि आज फॉर्मली राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो चुके हैं। और उन्होंने कुछ एक तरह से कुछ नया एपिटाइट दिखाया है चुनाव लड़ने में। तो आगे क्या होगा, लोगों ने किस तरह से वोट देना है, ये तो 18 तारीख को ही मालूम होगा।
लेकिन बहरहाल ये है कि कॉन्टेस्ट जरूर है गुजरात के इलेक्शन। अच्छा, अमित भाई, ये माल जो मोदी साहब बेच रहा है ये बिकेगा गुजरात के वोटर में? क्योंकि राहुल गांधी तो ये उसका तो जवाब तकरीबन यही था कि यार आप पाकिस्तान पे क्यों बात कर रहे हो, गुजरात की इलेक्शन है, गुजरात पर बात करो। तो ये जो टैक्टिक दे रहे हैं और काफी क्लियर है कि मतलब थोड़ा सा पैनिक ही होगा, क्योंकि बीजेपी का एक तरीका ये रहता है कि तकसीम कर दो, डिवाइड एंड रूल, तो मेजोरिटी अपने साइड पर कर दो, एक मतलब शेर छोड़ दो बीच में कि ये तो मैं खा जाएंगे अगर हम ना होंगे। ये आपकी नजर में ये टैक्टिक सक्सेसफुल रहा है माजी में, और इस इलेक्शन में क्या ये चलेगा? जी देखिए, कोशिशें तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन अब वोटर क्या करता है या क्या नहीं करता है, तो आधी कंस्टिट्यूएंसीज में पोलिंग हो चुकी है जैसे कि आपको मालूम है, बिल्कुल, और तकरीबन आधी कंस्टिट्यूएंसीज में पोलिंग होनी बाकी है। तो कई चीजें हैं, लोग गुस्से में हैं जीएसटी को लेके, जो सेल्स टैक्स जनरल सेल्स टैक्स लगाया है, और कुछ लोग डिमोनेटाइजेशन को भी लेके कह रहे हैं कि वहाँ नौकरियां वगैरह कम होंगी। तो कई सारे मुद्दे हैं, और तकरीबन 22 साल से बीजेपी वहां पर पावर में है, तो एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन हो भी सकता है। लेकिन मोदी जी एक, आपको मालूम है, वो पावरफुल स्पीकर है, पावरफुल ओरेटर है, बड़े लीडर हैं, और वो अपनी और पूरा 100% देते हैं अपना इलेक्शन में, तो वो लगे हुए हैं। और कई लोगों का और उनकी पार्टी का भी मानना है कि उनकी कैंपेनिंग से फर्क पड़ सकता है पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर। तो जैसा कि मैं कह रहा था, आजकल के जमाने में चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इलेक्शंस प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, और जो सीरियस जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सही बात। तो मेरा यही एंकर्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिल्ली में कहते निवेदन रहेगा कि आप 18 तारीख तक इंतजार करें। अमित 18 तक तो जाहिर इंतजार कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 22 साल में ये पहले इलेक्शन लग रहे हैं जिनमें आपको ये कहना पड़ रहा है कि प्रेडिक्शन मुश्किल है। 2012 तक ये सिचुएशन नहीं थी। हर इलेक्शन में आजकल कहना मुश्किल हो गया है सर। 2012 में जब बीजेपी ने 182 में से 112 सीटें जीती थी, या उससे पहले के जो इलेक्शन हुए थे या उससे पहले के, उसमें आपको और हमें इतनी जो है वो गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए कि अंडरस्टूड था कि 19-20 ही रिजल्ट रहेगा। लेकिन अब जो, जैसा कि आपने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी प्लस जो पटेलों की बेचैनी है, जो 14% है स्टेट का, उसका हार्दिक पटेल का जो चैलेंज उभर के सामने आया है, जो ओबीसीज का चैलेंज है, दलितों का चैलेंज है, ये हमें पहले देखने में नहीं आ रहा था। तो मोदी की घबराहट के पीछे ये सारे फैक्टर्स किस हद तक हैं? ये नए फैक्टर्स तो जरूर हैं, लेकिन ये अनटेस्टेड है इलेक्टरली। अगर आपको मालूम होगा कि लोग पब्लिक मीटिंग में आते हैं लेकिन वोट कहीं और देते हैं। सही बात। और मुझे लगता है कि इलेक्टोरेट काफी मतलब क्लेवर है, और कई बार बताता भी नहीं है किस तरह उन्होंने वोट डाला है। तो जो फैक्टर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये ग्राउंड पर बिल्कुल हैं, लेकिन ये किस तरह से तब्दील होंगे बैलेट बॉक्स में या वोटिंग मशीन में, कौन सा बटन दबेगा, सही, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, गुजरात में कोई 10% मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। बीजेपी को छोड़ें, क्या कांग्रेस उन्हें लिफ्ट करा रही है, या टोटल वो मार्जिनलाइज हो गए हैं, उनके वोटों की किसी को ना जरूरत है ना परवाह है? वोटों की जरूरत तो जरूर है, और सबकी वोटों की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि जो पूरी सिचुएशन में एक तरह से कांग्रेस ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार। वो चाहते हैं कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी साथ में लेकर चले और किसी तरह से एलियनेट ना करें। लेकिन इलेक्ट्रली मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन है, और कुछ भी कहना कि किस तरफ से कैसे वोट, आमतौर पे ये माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के खिलाफ जाता है। तो अगर वो ट्रेडिशनल विजन जारी रहेगा तो वो लाजमी है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट में ये वोट कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। ठीक है, फाइनली अमित ये बता दीजिए
क्योंकि अमेरिका में भी ये एक इशू बना कि रूस ने जो है वो ट्रंप के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया, तो आपको लगता है कि वो भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह करके कोई, या आजकल कार्ड चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो इसको आगे रख के तो एक पॉलिटिकल फ़ायदा ले लिया जाए? ये जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या उनके जहन में था जब वो बयान उन्होंने दिया, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इस तरह का बयान मुझे मतलब कि नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है। बिल्कुल। जहाँ तक कि वो रूस का सवाल है और अमेरिका के इलेक्शन में, मुझे नहीं लगता है कि एक तरह से किसी ने अगर उसका फायदा उठाया है या सोशल मीडिया पे कैंपेन किया है, वो सब हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका कंप्लेन करता है या अमेरिकन कंप्लेन करते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी पॉलिटिक्स की तरफ भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स चलती है। अमित, ये जो इलेक्शन कैंपेन है इसमें गुजरात मॉडल का जिक्र आया या वो जिक्र अब साइड ट्रैक हो चुका है? बहुत कम आया है। इनफैक्ट बीजेपी ने तो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी बहुत ही देर में रिलीज किया, और काफी जब उन पर दबाव पड़ा सोशल मीडिया पर कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जी 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 हेलो जो रेटरिक है इसमें काफी बदलाव आया है, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे कुछ कहना मुश्किल है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब नोटबंदी का डिसीजन लिया गया, उस समय उस वक्त भी पंडित कई लोग कह रहे थे कि वो मोदी के खिलाफ जाएगा, लेकिन उनको बहुत भारी मैंडेट से यूपी असेंबली का इलेक्शन बीजेपी ने जीता। तो पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमसे बात करने का। और 4 दिन हैं, 4 दिन के बाद लग जाएगा कि पाकिस्तान कार्ड चला या नहीं चला। एक वक्त पाकिस्तान कार्ड से भी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मौजूद हैं वहाँ पे। वेलकम बैक। कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया गया, और पाकिस्तान में इस दफ़ा हमेशा की तरह बात हुई गुमशुदा अफराद के ऊपर, और एक नए साहब हैं जिनका इजाफ़ा हुआ है, रज़ा महमूद ख़ान, जो कि लाहौर में 2 दिसंबर को गायब हुए हैं, जिनके बारे में इंसानी हकूक़ के कमीशन का कहना है कि उन्हें शक है कि इनको उठाया गया है या अगवा किया गया है। किस वजह से? वो आगाज़ दोस्ती नामी एक इनिशिएटिव है जो भारत के साथ दोस्ती के एजेंडे पे काम करता है, जो कि बहुत सी ऐसी NGOs यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं। जैसे हमने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया कि वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियानी बात हो रही थी। अब जो उनके दोस्त है या इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं, वो ख़ासे इस पर परेशान हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं लगा है। आज उनके बारे में रिट पिटीशन फाइल करनी थी लाहौर हाई कोर्ट से भेजा, अब वो कल होगी। जी, रज़ा महमूद के बारे में ये बताया जाता है कि 2 दिसंबर की रात को वो घर पहुँचे अपने दोस्तों से मिलने के बाद, और उसके बाद सुबह जब उनके दोस्तों ने उन्हें फ़ोन किया, वो एक फ़्लैट में अकेले रहते थे और उनका ताल्लुक़ कसूर से है बेसिकली, जहाँ उनकी फैमिली है वो ख़ुद लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। तो अगले रोज़ उनका फ़ोन बंद मिला। जब उनके दोस्त उनके फ्लैट पर पहुँचे तो वह ताला पड़ा हुआ था, लेकिन अंदर लाइटें जल रही थी, और उन्होंने बाद में मीडिया को यही बताया कि वो हमेशा लाइटें ऑफ करके जाते थे और वो कभी भी जो है इस तरह। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया है नामालूम अफराद के खिलाफ। जब पुलिस ने तलाशी उनके घर की तो सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, और वो था उनके कंप्यूटर का CPU डेस्कटॉप का। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आपने पहले इनका नाम सुना है? आज नहीं सुना ना, क्योंकि यार ये बेसिकली एक अननोन किस्म के हैं। आई मीन अपने एक्टिविस्ट सर्कल में बड़े लो प्रोफाइल, मतलब अकॉर्डिंग टू पीपल हु नो हिम, बड़े लो प्रोफाइल, ना कोई ज़्यादा इश्तियाल अंगेज किस्म की पोस्ट्स या ट्वीट्स, बाय ऑल अकाउंट्स काफ़ी धीमे किस्म के इंसान थे। अच्छा, फैज़ाबाद धरने के बाद थोड़े से रवैये में
एक चेंज आया था कि काफ़ी पोस्ट की थी जो काफ़ी क्रिटिकल थी पूरी हैंडलिंग जो फैज़ाबाद की हुई है। ये भी लोग कह रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि वो ऐसे कुछ कभी ज़िंदगी में ऐसी कभी कोई प्रोवोकेटिव या कंट्रोवर्शियल बात की नहीं थी। अब जाहिर है कि किसी ने एडमिट तो नहीं करना किसी ने उठाया या किसी ने उठाया, हो सकता है कि कोई और केस है, लेकिन अगर वो है जहां पर हमारे शक जा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि फायदा क्या है। ठीक है, नहीं मतलब फॉर एग्जांपल यार आसिम सईद, गुरैया, सलमान हैदर, कितने लोगों ने इनके बारे में सुना था पहले, अबडक्शन से पहले? कितने लोगों ने इनके ब्लॉग्स पढ़े थे? सर मैंने तो नहीं पढ़े थे। किसी ने भी नहीं पढ़े। उसके बाद ही पढ़ने पड़े ना। फिर होता क्या है कि सही है थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाते हैं, डर से, या अपनी जात के लिए या अपनी फैमिलीज के लिए, लेकिन फिर आखिरकार बोलते दोबारा बोलने लग जाते हैं ना। तो अगर मकसद ये है कि लोगों को खामोश करो, लोगों में डर डालो कि यार अगर तुम कुछ कहोगे तो ये हो, तो इसका तो एग्जैक्ट ऑपोजिट काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता। मतलब हम आज पे क्यों बात कर रहे हैं? अब हम कभी ना करते ना, ये हुआ है तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? नहीं, कोशिश करने में आप हो सकता है आपको चुप कर, कोशिश बंदा करे, और जो वो कोशिश ना करे जिसकी 0 रिजल्ट्स आए हैं पिछली 100 बार, कोई नया काम कर लो ना यार। वैसे इतना क्या यार, तो वो फिर आप तो ना हुए ना, वो तो जाहिर है वो अपना काम उस्तादी नहीं हुई, उस्तादी नहीं हुई तो कैसे पता लगेगा कि भाईजान हम भी काम से लगे हुए हैं। एक छोटा वक्फा लेते। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के कारकुन रज़ा महमूद ख़ान की, जो 2 दिसंबर से गुमशुदा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा जहांगीर साहिबा, सीनियर वकील हैं, साबिक सरबराह भी रह चुकी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। आसमा साहिबा, आपने एक दफ़ा फिर बेड़ा उठाया है एक और कारकुन का। हमेशा आप ऐसे केसेस लेती रही हैं। आप हब्से बेजा की पटिशन भी फ़ाइल कर रही हैं, थोड़ी डिटेल्स बताइए इस केस के बारे में। जी, मैंने फाइल कर दी है। आज लगनी थी, किसी वजह से नहीं लगी। कल लग जाएगी इंशाल्लाह। उसके जो मुझे शवाहिद मिले हैं वो ये हैं कि कई लोगों ने बताया है, और जो आईनी लोग हैं जिन्होंने खुद देखा कि यहाँ पे जो एक ब्रिज है उसके पास से, कंटोनमेंट के पास से, उन्होंने कहा कि एक बंदे को उठाया गया है। अच्छा। मगर फैमिली को इस तरह पता चला कि जो उसके दोस्त थे उन्होंने नोटिस किया कि वो फोन नहीं उठा रहा। फिर उसके घर गए, उसके घर पे ताला तो लगा हुआ था मगर रोशनी थी। फिर उन्होंने उनके भाई को बुलाया, भाई ने पुलिस को इतला दी, ताला तोड़ा, तो अंदर गए, देखा कि वो तो नहीं था, मगर उसकी जो कंप्यूटर था उसकी कई चीजें गायब थी। फिर उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की, जो कि नॉर्मल चीज होती है, लोग घबराए हुए होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। मगर फिर जब लोगों ने बताना शुरू किया, फोन करना कि भाई हमने वहां से एक बंदा उठाता हुआ देखा गया है, तो जब इन्होंने कोशिश की, पुलिस को कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा भी वहां से ले ले, तो उन्होंने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है लेने की, और नाम ले सकते हैं, और अगर ले भी लेंगे तो हमें उसमें से कुछ नहीं नजर आएगा। तो अब ये इसलिए केस किया है कि भाई कम से कम अगर वो किसी एजेंसियों के पास है या किसी पुलिस के पास है तो वो कम से कम बताए तो सही कि बंदा कहाँ है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो एफआईआर दर्ज करे, उठाने का तो कोई तस्वुर नहीं है और कोई तरीका नहीं है। अच्छा आसमा बीबी, अब मतलब बिल्कुल आपने केस दर्ज किया और करना भी चाहिए, लेकिन इससे मतलब होगा क्या? मैं आपकी अटेंशन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई थी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ने अदाद शुमार पेश किए थे। ठीक है, उस पर हमने पहले भी बात की है। बड़ी बेबसी महसूस हो रही है मुझे जज साहिबान के बयानात में, आई मीन फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जस्टिस दोस्त मोहम्मद कह रहे हैं कि जी वो लोग जो लोगों को इस तरह गायब कर लेते हैं, अफवाह कर लेते हैं, और हमारे सामने उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जस्टिस इजाज अफजल खान ने कहना है कि वो रियासतें जो एक इंसान की मौत को पूरी इंसानियत की मौत तस्वुर ना करें वो बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, और फाइनली अगेन जस्टिस खान ने यह भी कहा कि सर वी आर द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस इन द कंट्री, और हमारे पास इनके लवाहकीन के लिए कोई जवाब नहीं। बिल्कुल।
तो अब जब देखिए आप ठीक कह रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि टर्किश खानदान एक पूरा उठाया गया, जबकि उसका स्टे ऑर्डर था कोर्ट की तरफ से, और फिर हमने कंटेम्प्ट पिटीशन भी दायर की और एक और रिट पिटीशन दायर की। जज साहब ने बड़ी अपनी मेहनत से चीजें मंगवाई, यानी कि सिविल एविएशन से मंगवाया कि कौन कौन से जहाज यहाँ से गए जी। अब वो सिविल एविएशन अगर कहे कि यहाँ से कोई प्राइवेट जहाज नहीं गया तो जज क्या कर लेगा? सही बात। हालांकि जो बच्ची वहाँ पहुँच गई है उसने बकायदा फोन पे हमसे बात की, उसने कहा कि हमें लेके गए लाहौर एयरपोर्ट से एक छोटा जहाज था जिसके अंदर खुद यहाँ पे सफारत खाने का, टर्की के सफारत खाने के एक शख्स भी बैठे हुए थे और बाकी कुछ और टर्क्स बैठे हुए थे। तो वो कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी और अंधेरे में कहीं हमें लेके गए आगे करके वो जहाज खड़ा हुआ था। अब देखें ना, जज खुद जाके तो इन्फोर्स नहीं करा सकते अपने ऑर्डर। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे बाकायदा तौर पे एक खुफिया हाथ काम कर रहे हो, वहाँ पे जज क्या कर सकते हैं? और मगर डिसअपीयरेंसेस जहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि खुद उस केसेस में हूँ और मैंने कई पेशियां उसमें भुगती हैं, वहाँ पे तो लोगों के कलमबंद हैं बयान सुप्रीम कोर्ट के कि मुझे फलां ने उठाया, उधर ले गया, फिर मुझे वापस छोड़ा, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। अच्छा आसमा, मुझे ये बताइए, पार्लिमान की सतह पर भी बड़ी कोशिश हुई, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी अभी भी लगी हुई है, खासे वो बारहा ये बात कहते हैं कि हमें ऐसे प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे ताकि ये जो गुमशुदगियाँ हैं ये ख़त्म हो। तो अगर अदलिया से नहीं हो रहा, पार्लिमान से नहीं हो रहा, तो फिर क्या इसका फिर सलूशन है क्या? देखिए, इसका सलूशन जो है ना वो लार्जर पॉलिटिकल सलूशन में है। जब तक आपकी हुकूमतें कहीं और से चलेंगी और एजेंसियां आपकी हुकूमतें चलाएंगी तो फिर इसका हल नहीं। अगर पार्लियामेंट खुद इतने बेबस हों कि उनकी पूरी फाइलें होती हैं, हर इंस्टीट्यूशन की फाइलें होती हैं, हर एक को सदुपयोग किया जाता है, तो मुझे आप बताएं कि वो कौन इंसान है जो ये हिम्मत करेगा? और अगर कर भी ले तो वो खुद, उसके पास तो कोई इन्फोर्समेंट मशीनरी नहीं है कि वो इन लोगों को वापस ले आए। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने, क्योंकि मैं कोर्ट्स कवर भी करता रहा हूँ, लेटली हमने ये भी देखा है कि पहले तो जो है हाई कोर्ट्स के लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हेबियस कॉर्पस को बहुत सीरियसली लिया जाता था। अब क्या कोर्ट्स ने भी उम्मीद छोड़ दी है? इतनी एप्लीकेशंस फाइल होती हैं, कराची में यहाँ पे बेतहाशा हुई हैं, बलूचिस्तान में होती हैं, पंजाब में होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन अब वो हेबियस कॉर्पस पे पहले तो होता था कि सबको तलब किया जाता था और एक कम से कम कोशिश ज़रूर की जाती थी। नहीं, मैं समझती हूँ कि अदालतें जो हैं इसको बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट लेती हैं। मसलन मैंने एक केस रजिस्टर खुद किया, रिट पिटीशन उसकी दायर की, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजी हाई कोर्ट को कि इसको लगा दिया जाए। पिछले महीने आई वो वापस, तो हाई कोर्ट ने उसको फरवरी में लगाया। तो मैंने अब एप्लीकेशन फिर दी कि जनाब ये जल्दी लगा दें। अब ये देखें, ज्यादातर ये केसेस उन लोगों के होते हैं जो बड़े लाचार होते हैं। सही बात। और उनके पास वकील भी मेरे जैसा ही मुफ्तशुदा होता है। सही बात। तो उसके वकील को जब तक धक्के शक्के ना पीछे से पड़े तो वो फिर भूल जाता है ना ये करना। जी बिल्कुल। बहुत कम वकील होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के वकील हों, तो वो फिर जरा भूल जाते हैं। अब वो फरवरी में ही लगता, अगर मेरी नजर ना पड़ती कि भाई ये क्या फरवरी में चला गया है। सही बात। तो हेबियस कॉर्पस का आप देखें कि पिछली दफा जब वेकेशंस हुई तो मैंने देखा जाके लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो ये लिखा हुआ था कि ये आप फाइल कर सकते हैं, उसमें हेबियस कॉर्पस नहीं था। तो मैंने रजिस्ट्रार से कहा, मैंने कहा हेबियस कॉर्पस तो जरूर होना चाहिए, आप भूल गए हैं ये, और ये इतनी बड़ी यहाँ पे मुश्किलात हैं इसके ऊपर। तो मैं ये समझती हूँ कि जेल में जाना, हेबियस कॉर्पस, ये चीजें अब इतनी आराम से ली जाती हैं। देखिए, पहले ये होता था कि एक इंसान अगर एक दिन भी जेल में रहे तो बड़ी मुश्किलात की बात होती। बिल्कुल। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक जेल अपील आई 3 लोगों की, एक औरत और 2 मर्दों की। जज साहब ने 2 मर्दों का ऑर्डर तो लिख दिया पर औरत का लिखना भूल गए। अब वो ऑर्डर लेने के लिए हमें 1.5 साल लग गया। सोचें, सही बात है। अच्छा, फाइनली आसमा, जीनत शहजादी के बारे में भी जो है खासी बातें हो रही हैं कि वो रिकवर हुई थी और फिर दोबारा से गायब हो गई हैं, तो उस बारे में कुछ वहाँ पर हो रहा है या बस उम्मीद छोड़ दी गई है? नहीं, देखें, उम्मीद तो हम कभी भी नहीं छोड़ते। उम्मीद छोड़ दे तो फिर ये काम छोड़। सही बात।
बात ये है कि रिकवर वो जरूर हो गई, उसके बाद वो हो सकता है खुद भी रूपोश हो गई, तो लोग डरते हैं। सही बात। तो हमें थोड़ा सा अपने जो लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें एक हमारा तबका है बड़े इंतजास्ट का, जो समझते हैं कि नहीं हमें हर चीज पता होनी चाहिए और हम हर चीज में आगे आगे हों। हमारी ये तरबियत नहीं है। जब हम ह्यूमन राइट्स पढ़े थे तो हमें ये सिखाया गया था कि डू नो हार्म। हमारे लिए विक्टिम की जो अपनी ख्वाहिशात और उसकी सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा मुकद्दस है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आसमा बीवी। बस ये तो मेरे ख्याल अब न्यू नॉर्मल हो गया है एंड आई थिंक वी शुड जस्ट गेट यूज्ड टू इट। ऐसा ही चलना है। एक ब्रेक ले। आज पाकिस्तान की चौथी या पांचवी नई पौध के लिए एक बहुत ही कीमती नुकसान हुआ है। मसूद अहमद बरकाती जो मुदीर थे हमदर्द नौनिहाल रिसाले के, वो खालिक हकीकी से जा मिले 87 बरस की उम्र में। हमदर्द नौनिहाल पाकिस्तान का जो बच्चों का सबसे कदीम रिसाला है, बिलाशुबा उसे कहा जा सकता है 64 साल से आज भी निकल रहा है। 1953 से निकल रहा था और बरकाती साहब ने इतने ही साल उस नौनिहाल की रहनुमाई की। मेरा ख्याल है कि 1953 में अगर आपके वालिद की उम्र 10 साल थी तो उन्हें भी नौनिहाल जरूर पढ़ा। जी हाँ सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्या करता था, मैं क्योंकि इस्लामाबाद बाय द टाइम ये 77-78 की बात है, तो मैं गली में बच्चों को हम लोग बैठ के और मैं नौनिहाल खोल के और उन्हें पढ़ के सुनाता था। उसमें नज़में भी, कहानियां भी, तो वो मेमोरीज तो अच्छा। बड़ा ये था एक इंटरेस्टिंग वाक़या आज अकील अब्बास जाफरी ने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया। उन्होंने कहा एक दफ़ा मसूद बरकाती ने वाक़या सुनाया। हकीम मोहम्मद सईद का हमदर्द जो है था, बोर्ड की मीटिंग थी तो अकाउंटेंट आया, हकीम सईद के सामने एक बड़ी मोटाई रखी। तो हकीम साहब ने कहा ये क्या है? कहने लगे कि जनाब ये नौनिहाल की आमदनी और खर्च का 10 साल का हिसाब है। ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा साहब 1 करोड़ से ज़ायद इस पे खर्च हो चुके हैं और आमदनी चंद लाख है, तो हमारे ख्याल में इस रिसाले को बंद कर देना चाहिए, खसारे का सौदा है। हकीम साहब ने फाइल वापस करते हुए कहा नौनिहाल से जो मुनाफा होता है उसे समझना आपके बस की बात नहीं है, ये आगे बढ़िए। ये अच्छा। एक और साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आँख मिचौली बच्चों का एक रिसाला था, उसके मुदीर रह चुके हैं, शोबाए सहाफ़त कराची यूनिवर्सिटी के जो हैं साबिक़ चेयरमैन हैं, डॉक्टर ताहिर मसूद साहब। डॉक्टर ताहिर मसूद साहब, आपकी ज़िंदगी पे मसूद बरकाती या नौनिहाल किस कदर हावी रहा? ज़ाहिर है कि आप भी हमसे थोड़े से ही सीनियर हैं। जी, ऐसा है कि मसूद अहमद बरकाती साहब, अभी आपने हकीम मोहम्मद सईद साहब का वाक़या सुनाया, एक वाक़या मुझे मसूद अहमद बरकाती साहब ने सुनाया। जी। अच्छा। वाक़या ये था कि वो एक सफर में थे तो उनकी तबीयत नासाज हो गई, तो किसी करीबी शहर में वो उतर गए ट्रेन से और डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर से अपना उन्होंने तारुफ कराया, तो डॉक्टर तो अदब से उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा साहब हम तो आपके रिसाले को पढ़कर जो है जो कुछ बन सके हैं वो बने हैं, और न सिर्फ उसने इलाज किया बल्कि फीस भी नहीं ली। और उसने कहा कि साहब आपकी वजह से तो हमें लिखने पढ़ने का ज़ौक पैदा हुआ, तो मैं आपसे फीस कैसे ले सकता हूँ। क्या बात। तो मुल्क के तकरीबन 5 नस्लें ऐसी थीं जिनकी तरबियत, अखलाकी तरबियत, जहनी फिक्री तरबियत मसूद अहमद बरकाती साहब ने अपने रिसाले के जरिए की। और सच्ची बात यह है कि आपने जो कि मेरे हवाले से पूछा है, तो हमें लिखने पढ़ने का शौक भी नौनिहाल डाइजेस्ट पढ़कर ही हुआ। और उसमें खास बात ये थी कि मसूद अहमद बरकाती साहब के हालात पर जब आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि वो एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक रखते थे। और हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने जब आंख खोली तो रिसाला अल हिलाल पढ़ने से उन्होंने शुरू किया, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद निकाला करते थे।
तो रिसाला अब अल हिलाल जो है, आपको मालूम है कि मौलाना आज़ाद निहायत मुश्किल और अदक जुबान लिखा करते थे। जी जी। तो मसूद अहमद बरकाती साहब मुझे बताया करते थे कि उन्होंने बचपन में कभी बच्चों का कोई रिसाला पढ़ा ही नहीं, और जो अदब पढ़ा वो अबुल कलाम आज़ाद और इन जैसे अदीबों की लिखी हुई तहरीरें पढ़ी। लेकिन जब वो उन्होंने अपना बच्चों के रिसाले से वाबस्ता हुए तो बच्चों के रिसाले को पढ़े बगैर उन्होंने वो जुबान लिखी जो बच्चों के पढ़ने के लिए नहायत सहल, आसान, रवा दवा जुबान होती है। आपको मालूम है, क्योंकि आप खुद लिखने वाले हैं तो आपको अंदाजा होगा कि बच्चों के लिए लिखना एक बहुत ही मुश्किल, ये बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों के लिए लिखना खेल नहीं है। अच्छा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बजाय खुद एक पीएचडी के लेवल का काम होगा कि नौनिहाल पढ़ के कितने लोगों ने लिखने की तरफ तवज्जो की और उनमें से बाज मशहूर लोग बन गए। एक लंबी ग्लॉसरी बने। ऐसे ही होता है, ऐसा ही। नौनिहाल जो वो एक इदारा बन गया है, और हकीकत ये है कि उर्दू में देखिए पहला बच्चों का रिसाला निकला है 1902 में, जो मौलवी महबूब आलम पैसा अखबार निकाला करते थे, उन्होंने ये निकाला था रिसाला, बच्चों का अखबार, और ये 2 साल तक चलता रहा। 2 साल के बाद ये बंद हुआ। दूसरा बड़ा रिसाला जो था वो फूल था, जो सैयद मुमताज अली ने, इम्तियाज अली ताज के वालिद ने निकाला। उसके बाद ये तीसरा रिसाला 1953 में इन्होंने निकाला, हकीम मोहम्मद सईद साहब ने, और उस पहले शुमारे से अब तक वो उसके मुदीर आला रहे मसूद अहमद बरकाती साहब। और इतनी बड़ी कुर्बानी है कि उनको जिंदगी में बहुत से मौके मिले जब बहुत अच्छे अच्छे इदारों ने उनको ऑफर किया कि आप हमारे इदारे में आ जाएं। मसलन फखर मातरी साहब ने जब हुर्रियत निकाला तो बहुत अच्छे मुआवजे पर उन्होंने मसूद अहमद बरकाती साहब को अपने इदारे में बुलाना चाहा। तो उन्होंने हकीम मोहम्मद सईद साहब से कहा कि साहब मुझे फखर मातरी साहब हुर्रियत ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, और आपको मालूम है कि हुर्रियत डॉन बाद में डॉन अखबार का ही में आ गया था। तो उन्होंने जब हकीम मोहम्मद सईद साहब से इजाजत लेना चाहा तो उन्होंने इजाजत देने से इनकार कर दिया। उनका भाई कोई और बात करो, लेकिन नौनिहाल छोड़कर जाने की बात ना करो, हकीम मोहम्मद सईद साहब ने उनसे कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी मसूद अहमद बरकाती साहब ने किसी और तरफ सर उठाकर देखा ही नहीं। बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई तो सारी जिंदगी उन्होंने बच्चों के रिसाले को दे दी। सिर्फ बच्चों का रिसाला ही नहीं, बल्कि हमदर्द फाउंडेशन से एक और बहुत उम्दा रिसाला निकलता था जिसका नाम था हमदर्द सेहत। तो हमदर्द सेहत की भी इदारत उन्होंने कबो बेच इतनी मुद्दत तक की। हमदर्द सेहत। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आजकल ये बच्चों के रिसाले किस कदर मकबूल हैं, किस कदर बढ़ गए हैं पूरे पाकिस्तान में? देखिए, बच्चों का रिसाला जो है ये असल में एक शौकिया काम है। ये इसमें कोई आमदनी तो होती नहीं, क्योंकि बच्चों के रिसाले को इश्तिहारात नहीं मिलते, और बच्चों के रिसाले की अशात भी बिलुमूम आजकल तो बहुत ही महदूद हो गई है जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉपुलर हुआ है और सोशल मीडिया और दूसरी चीजें जो आ गई हैं, तो उससे प्रिंट मीडिया को जो नुकसान पहुंचा है उसने वो। लेकिन अब भी जो रिसाले निकल रहे हैं जिसमें तालीम और तरबियत भी है, नौनिहाल भी है, दूसरे रिसाले में भी हैं, तो ये रिसाले अभी भी बहुत ही कारआमद हैं। और रीडिंग मटेरियल जब तक के हार्ड कॉपी पर न पढ़ा जाए वो ना अदब का वो लुत्फ आता है और न ही वो फिक्र में वो। बिल्कुल। ताहिर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मालूमाती और गुफ्तगू मसूद बरकाती के बारे में। मेरा ख्याल ये है कि अब वो आसमान में बच्चों का रिसाला निकालेंगे, उन्हें तलब कर लिया है खुदा ने शायद इसीलिए। बहरहाल हमारे मोहसिन थे, खामोश सिपाही, खामोश मुजाहिद हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।